Hello students and welcome to Best Learning classes. In this video we are going to discuss the questions of the chapter Admission of a Partner from question number 37. So let's get started. इससे प्रीवियस के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एंड प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला गया है कि वंशिका और शिखा पार्टनर्स हैं एक फर्म में, जिनके कैपिटल कितने कितने हैं वो हमें बता रखा है कि वंशिका का कैपिटल 1 लाख रुपए का है और शिखा का 80,000 रुपीज़ का है। उन्होंने निशा को अपनी पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया है 1 अप्रैल 2022 को। उसको न्यू पार्टनर लेके आए हैं और उसको कितने शेयर के लिए लेके आए हैं, 1/4 शेयर के लिए लेके आए हैं। ठीक है, निशा कितना कैपिटल लेके आई है, 90,000 रुपीज़ का कैपिटल लेके आई है। निशा एक्वायर्ड हर शेयर इक्वली फ्रॉम वंशिका एंड शिखा। तो ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी थी कि अगर कोई नया पार्टनर फॉर्म में आता है तो स्टूडेंट्स जो बाकी के पार्टनर होंगे उनको कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा ताकि नए पार्टनर को उसका शेयर मिल जाए। इतनी चीज़ हमें क्लियर है। तो वही चीज़ वो कह रहे हैं कि जो निशा आई उसने वंशिका और शिखा से इक्वल शेयर लिया, कि वंशिका ने भी उसको कुछ पार्ट दिया, शिखा ने भी कुछ पार्ट दिया, तो दोनों ने बराबर दिया। समझ में आया? कैलकुलेट करना है गुडविल हमें फॉर्म की, जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि जब निशा का एडमिशन हुआ तो उसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। वो कह रहे हैं निशा जो है गुडविल प्रीमियम का जो शेयर उसे लेके आना था वो लेके नहीं आई है कैश में। तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो बनी बनाई फॉर्म के अंदर एक पार्टनर बनने आ रहा होता है जिस फॉर्म की पहले से ही कोई गुडविल होती है। इसीलिए हम उसे कहते हैं कि जब आप एक फॉर्म में एंटर हो रहे हो तो आप कुछ ना कुछ प्रीमियम का, गुडविल प्रीमियम का अमाउंट लेके आओगे। तो वही चीज़ वो हमें क्वेश्चन में बता रहे हैं कि जो निशा है वो अपना गुडविल प्रीमियम का अमाउंट जो कि उसे कैश में लाना था वो नहीं लाई है। ठीक है, तो हमें बेसिकली उन्होंने बोला हुआ है कि एक तो गुडविल की वैल्यू निकाल दो और दूसरा जर्नल एंट्रीज पास करके दे दो हमें निशा के एडमिशन पे। ठीक है, तो दो चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चलते हैं वर्किंग नोट पर, गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है। हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि अगर पूरी फॉर्म का नेटवर्थ हमें कैलकुलेट करना है तो पूरी फॉर्म का नेटवर्थ कैसे आता है कि जो नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है उसका कैपिटल और मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल उसके शेयर का। राइट, देखो अगर आप ऐसे ही लिखे हुए हैं फॉर्मूले ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आए। कंसेप्ट ध्यान रखिए, ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि पूरे फॉर्म की अगर हमें नेटवर्थ निकालनी है, ठीक है, नेटवर्थ आप समझते हैं ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कोई भी लैंड खरीदने जाती हूँ तो मैं क्या पूछूंगी, इसकी नेटवर्थ क्या है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है। पर हम यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ करेंगे, नेटवर्थ। तो अगर मुझे फॉर्म की नेटवर्थ का पता लगाना है पूरे के पूरे, तो मैं क्या करूँगी, नए पार्टनर कितना कैपिटल ला रहा है 90,000 और उसका शेयर कितना था 1/4 था, बट पूरा 1/4 नहीं लेना, उसका रेसिप्रोकल लेना है। यानी कि जो 1/4 था उसका रेसिप्रोकल उसका 4/1 लेना है। रेसिप्रोकल यानी जो नंबर नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। ठीक है, तो नेटवर्थ कितना आ गया, 3,60,000 रुपीज़ का नेटवर्थ आ गया। पर ध्यान रखना इस नेटवर्थ में गुडविल इंक्लूडेड है, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है इंक्लूडिंग गुडविल। अब देखो मैं क्या करूँगी, एक नेटवर्थ निकालूंगी इंक्लूडिंग गुडविल, एक नेटवर्थ निकालूंगी एक्सक्लूडिंग गुडविल, और दोनों को माइनस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, गुडविल। क्योंकि जो दोनों में डिफरेंस है वो किस बात का है, सिर्फ गुडविल का ही तो है। तो जब उनको मैं आपस में माइनस कर दूंगी तो मेरे पास वो डिफरेंस यानी कि गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि मैम आप कैसे पता लगाओगे नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल। मैंने कहा कि ओल्ड पार्टनर्स और न्यू पार्टनर के सिर्फ कैपिटल को प्लस कर दो। यहाँ पे तो आपने उसका शेयर ले लिया ना, तो उसमें गुडविल भी इंक्लूड हो गई। मैं कह रही हूँ ओल्ड और न्यू पार्टनर के सिर्फ कैपिटल्स को प्लस कर दीजिए। यानी कि जो ओल्ड पार्टनर्स थे उसमें एक का कैपिटल 1 लाख था, दूसरे का कैपिटल 80,000 रुपये था, और जो थर्ड वाला पार्टनर आया है उसको 90,000 का कैपिटल लाया गया। ठीक है, तो ये पार्टनर के सिर्फ कैपिटल को मिला के 2,70,000 आ रहा है स्टूडेंट्स। इसमें गुडविल इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि हम सिर्फ कैपिटल ले रहे हैं, बट ऊपर वाले केस में हमने उसका पूरा शेयर ले लिया था तो उसमें गुडविल की वैल्यू भी ऑलरेडी इंक्लूड हो गई थी। तो हमने नेटवर्थ यहाँ पे इंक्लूडिंग गुडविल, यहाँ पे एक्सक्लूडिंग गुडविल निकाला। तो जो दोनों में डिफरेंस है वो सिर्फ एक ही चीज़ का, वो गुडविल का है। तो मैं दोनों को आपस में माइनस कर दूंगी, 1 - 2, तो 1 की वैल्यू आई है
3,60,000 और 2 की वैल्यू आई है 2,70,000। तो मेरे पास इन दोनों को आपस में माइनस करके जो अमाउंट आ रहा है वो 90,000 रुपीज़ का आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो स्टेप था क्वेश्चन का वो कंप्लीट हो गया। उन्होंने गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए बोली थी, वो हमने निकाल दी। अब हम चलेंगे एंट्रीज़ की तरफ। तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या होगी, निशा जो है वो अपना कैपिटल लेके आ रही है। तो जब वो अपना कैपिटल लेके आएगी तो फर्म में बैंक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गया तो डेबिट हो गया, और वो अपना कैपिटल लेके आई तो उसके कैपिटल का अब कौन सा बैलेंस है स्टूडेंट, क्रेडिट बैलेंस है ना, तो इसीलिए हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। एक नया कैपिटल अकाउंट बन गया। कितने रुपए लेके आई है, 90,000 रुपीज़। ठीक है, तो नरेशन में भी यही लिख दो कि बीइंग कैपिटल ब्रॉट, कैश में लाई होगी तो बैंक की जगह कैश लिख देना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करोगे, आप बोलोगे मैम इस बार आप प्रीमियम की एंट्री कैसे करोगे, क्वेश्चन में तो लिखा हुआ है कि वो प्रीमियम जो है वो कैश में नहीं लाई है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, देखो एक पार्टनर जब एक फर्म में आता है ना तो उसके लिए ये चीज़ मैंडेटरी होती है दैट उसको क्या करना है, उसको लेके आना ही आना है। क्या लेके आना है, प्रीमियम, गुडविल प्रीमियम लेके आना ही आना है। तो अगर वो नहीं लाई तो कोई बात नहीं, हम उसके अकाउंट को कम कर लेंगे और उसके अकाउंट में से वो पैसा रिकवर कर लेंगे। यानी कि अब मैं क्या करूँगी, मैं निशा के कैपिटल अकाउंट को कम कर दूँगी, क्योंकि मुझे तो भाई प्रीमियम का अमाउंट चाहिए, या तो ले आती या फिर अपना कैपिटल अकाउंट कम करवा ले। तो कम करवाना पड़ा उसे अपना, और ये अब किसको मिलेगा, जो दोनों पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं उसके आने की वजह से इन दोनों पार्टनर को तो सेक्रीफाइस करना पड़ गया ना, क्योंकि इन दोनों ने सेक्रीफाइस करा तभी तो उसका एक नया शेयर बना। भाई अगर मैं केक का कोई भी पार्ट छोड़ूंगी नहीं तो किसी नए बंदे को वो केक नहीं मिल पाएगा। तो अगर कोई एक नया पार्टनर या कोई भी एक नया पर्सन आता है कहता है मुझे भी केक खाना है, तो जो पहले के लोग थे जो केक खा रहे थे उन्हें थोड़ा थोड़ा केक छोड़ना पड़ेगा। तो उसी तरीके से इनको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा होगा तभी तो इसका शेयर बना होगा। तो इसीलिए इन दोनों को मिलेगा। ये कैश में नहीं लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, उसका कैपिटल अकाउंट कम करके हम रिकवर करेंगे। अब आप बोलोगे कितना लेंगे, कितना लाएगी वो, मैंने कहा देखो गुडविल की वैल्यू 90,000 आई थी, अब पूरा 90,000 थोड़ी ना लाएगी, सिर्फ जितना उसका शेयर है उतना ही प्रीमियम लाना होता है, यानी कि 22,500 उसे लाना था। अब एक सबसे बड़ी बात दूसरी कि ये वंशिका और शिखा को कैसे मिलेगा, तो उन्होंने हमें बता रखा था क्वेश्चन में कि निशा ने अपना शेयर वंशिका और शिखा से बराबर लिया, यानी कि दोनों ने बराबर सेक्रीफाइस करा है, इक्वल। तो इसीलिए इन दोनों को जो ये प्रीमियम का अमाउंट मिलेगा ये भी इक्वली ही मिलेगा। समझ में आया, तो एक एक चीज़ क्वेश्चन में गिवन होती है, बस थोड़ी सी छुपा के उल्टे फुल्टे तरीके से गिवन होती है, तो आपको खुद ही देखना है और पहचानना है। ठीक है, तो ये एक चीज़ पता है क्या, ये चीज़ एक ऐसी थी जिसमें ना क्या होता है कि हम जब ये लाइन देख लेते हैं ना, क्वेश्चन में लिखा होता है कि वो नहीं लाई है गुडविल प्रीमियम कैश में, तो हम पता है क्या करते हैं, गुडविल प्रीमियम की कोई एंट्री ही नहीं करते हैं। ये मत करना बस। अगर वो कैश में नहीं लाई तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या कर देना है, आपको उसको उसके कैपिटल अकाउंट में से उस पर्टिकुलर पार्टनर के रिकवर कर लेना है। Question number 38. X and Y are partners with capitals of 50,000 each. They admit Z as a partner for 1/4 share in the profits of the firm. ठीक है, Z bring 80,000 as his share of capital. ठीक है, देखो अब आपको उन दोनों पार्टनर के कैपिटल भी बता दिया गया, Z का शेयर भी बता दिया गया, और Z कितना कैपिटल ला रहा है वो भी बता दिया गया। अब ऊपर वाले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज की डिफरेंस है कि P&L अकाउंट शोड अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 40,000 एज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ Z। बस ये एक लाइन है जो कि एक्स्ट्रा ऐड की गई है, इसके अलावा बाकी सारा कुछ सेम था। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट कि P&L अकाउंट में जब भी क्रेडिट बैलेंस होता है तो वो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट से पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, बढ़ेगा कि कम होगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा, तो हम वो करेंगे। अब देखो स्टूडेंट, सवाल ये आता है कि यहाँ पे लिखा है कि आपको जर्नल एंट्रीज ना गुडविल को रिकॉर्ड करने के लिए करनी है। तो कई बच्चे सोचते हैं मैम डू वी नीड टू रिकॉर्ड दी जर्नल एंट्री रिलेटेड टू P&L अकाउंट, तो कि देखो यहाँ पे तो गुडविल लिखा है, तो देखो अगर आप कर दोगे तो भी आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ठीक है, बट अगर हम नहीं करेंगे तो क्या पता डिडक्ट हो जाए, तो बेटर है कि आप कर लो, एक ही तो एंट्री है ना, 2 मिनट ही लगेंगे तो हम फटाफट से कर देंगे। देखो तो स्टूडेंट देखिए, मैंने वही सेम फॉर्मेट जो अभी लास्ट क्वेश्चन में बनाया था वही सेम आपको यहाँ पे भी बना के दिखाया है। पहले हम टोटल कैपिटल निकालेंगे, फिर हम एडजस्टेड कैपिटल निकालेंगे, और फिर हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करेंगे। टोटल कैपिटल निकालने के लिए न्यू पार्टनर के कैपिटल से उसके शेयर का रेसिप्रोकल आप मल्टीप्लाई करोगे, तो आप उसको Z को 1/4 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हो तो रेसिप्रोकल 4/1 हो गया, तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर जो है वो 3,20,000 आ जाएगा।
एक एक्स्ट्रा जीरो लगाए, 80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3,20,000 का अमाउंट आपके पास यहाँ आ जाएगा। एडजस्टेड कैपिटल की बात करें तो सारे पार्टनर के कैपिटल को आप प्लस करोगे, देखो 50,000 प्लस 50,000, ठीक है। देन आपको 50,000 गिवन था, और जो न्यू पार्टनर है जो कि हमारे पास क्या है, जेड है, उसका शेयर कितना है, 80,000 का है, और साथ में इसमें हमने 40,000 का अमाउंट भी प्लस किया है। ये 40,000 का अमाउंट कौन सा है, P&L वाला अकाउंट, ठीक है, जो कि प्रॉफिट वाला अमाउंट है, तो वो भी आप यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो आपके पास एडजस्टेड कैपिटल का अमाउंट क्या आ गया, 2,20,000 का। तो इस तरीके से आप हमेशा निकालोगे ये वाला कौन सा अमाउंट है, ये वो प्रॉफिट वाला अमाउंट है जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो उसको भी यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। अगर आपके एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आता है जहाँ पे प्रॉफिट गिवन हो तो उसे आप इंक्लूड करेंगे। अच्छा, अब हिडन गुडविल निकालने के लिए इन दोनों को लेस करेंगे, तो आप क्या करेंगे, 3,20,000 में से 2,20,000 को लेस कर दो, तो आपके पास अमाउंट क्या आ गया, 1 लाख का आ गया। जेड का अगर अब आपको शेयर कैलकुलेट करना है तो उसका शेयर कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, जो ये 1 लाख है उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो जितना उसका शेयर है, तो 25,000 आ गया। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है कि एज जेड डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश हिज करंट अकाउंट विल बी डेबिटेड। अगेन वही बात, उसको लाना होता है। देखो हर एक पार्टनर जो भी नया एडमिट हो रहा होता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल और कैपिटल का अमाउंट लेके आना होता है। तो ये भी कैपिटल लाया है बट प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया है, जो कि उसका शेयर हमने निकाला है, तो यहाँ 25,000 का बन रहा है, इसे लाना चाहिए था, वो नहीं लाया, तो इसलिए हम उसका करंट अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब स्टूडेंट जर्नल एंट्रीज, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने 1:1 लिखी है। रीजन ये है, हमें ओल्ड रेशियो कुछ नहीं बताई हुई, तो जब भी हमें कुछ नहीं बताया होता तो हम बाय डिफॉल्ट इक्वल मानते हैं। तो अब न्यू रेशियो पे आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो जब न्यू रेशियो नहीं गिवन होती है तो हम ओल्ड रेशियो को ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के इक्वल मानते हैं। इट मीन सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी क्या हो गई, 1:2 में 1 हो गई। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एंट्री में मैं क्या कर रही हूँ कि मैं P&L अकाउंट वाली एंट्री कर देती हूँ। P&L अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो देखो 40,000 का आपको वहां पे बैलेंस गिवन था, दोनों पार्टनर्स इक्वली शेयर कर रहे हैं, तो 20,000 का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। और ये नए पार्टनर में इसीलिए नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता तो कि ये जो भी एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स वाले जो चीजें होती हैं इनका ट्रीटमेंट सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स में, वो भी ओल्ड रेशियो में किया जाता है। तो बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, और वो भी सिर्फ ओल्ड पार्टनर्स को ही, स्टूडेंट्स, ठीक है। हो गया इतना। अब इसके बाद सेकेंड जर्नल एंट्री में क्या करना है, सेम वही जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। मतलब लास्ट क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में एक तो अमाउंट का डिफरेंस है और दूसरा ये P&L वाली चीज का डिफरेंस है। या तो ये एंट्री में दिक्कत हो जाती है या फिर हम वहाँ पे गुडविल जब निकाल रहे हैं तो वहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल में हमें प्रॉफिट का अमाउंट ही नहीं इंक्लूड करते, ठीक है, तो उस चीज में दिक्कत होती है। ओके, तो अब अगर यहाँ पे लें तो 80,000 जो है वो लेके आया है, तो वो आपने यहाँ पे लिख दिया, तो आप क्या लिखेंगे कि बीइंग कैपिटल ब्रॉड बाय जेड, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जर्नल एंट्री में क्या होगा, जेड करंट अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट एंड टू Y कैपिटल अकाउंट। जो रीजन मैंने आपको अभी लिख के भी दिखा दिया कि वो लाया तो है नहीं प्रीमियम फॉर गुडविल, तो उसके करंट अकाउंट को क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा। कितना लाना था उसे, 25,000। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है, इक्वल इक्वल है, तो 125,000 यहाँ और 125,000 यहाँ। देखो इनका तो कैपिटल अकाउंट अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है ना, बेशक फॉर्म में कैश में आए, बैंक में आए, उसके करंट अकाउंट से लेके आए, इसीलिए इनके कैपिटल अकाउंट को तो क्रेडिट ही किया जाएगा, ठीक है ना। तो क्या नरेशन हो गई, बीइंग गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 1:1 है। चलिए 39th क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। आसिन एंड श्रेया आर पार्टनर इन अ फर्म, दे एडमिट अजय एज अ न्यू पार्टनर विद 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ये दोनों पार्टनर्स हैं, उन्होंने अजय को लाए हैं 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। अजय जो है वो 5 लाख अपना शेयर ऑफ कैपिटल ला रहा है। टोटल एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू आपको बताई गई है, आपको जर्नल एंट्रीज बतानी है। अच्छा शुरू करते हैं। देखो
अब आप इस फॉर्मेट को देख रहे होगे तो आपको एक चीज़ डिफरेंस दिख रही होगी यहाँ पे, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। अब एक चीज़ बताइए स्टूडेंट, जब हम बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट की इक्वेशन क्या होती थी, एसेट्स इज इक्वल्स टू में लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, यही होता था, है ना। देखो आप यही फॉलो करते थे ना, एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अगर मैं ये लाइबिलिटी को यहाँ लाके माइनस कर लूँ तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन बन गई ना, देखो अगर मैं एसेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दूँ तो मेरे पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे क्वेश्चन में कैपिटल तो बताए नहीं हुए, अब मैं अपनी मर्जी से कैपिटल तो नहीं बना सकती ना, वो भी दोनों पार्टनर्स के, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, है ना। तो इससे भी आपके पास वही आ जाएगा, ठीक है। तो ये किया है इस बार, तो ध्यान रखना है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो देखिए टोटल कैपिटल किस तरीके से आएगा, वही सेम, पहले न्यू पार्टनर का कैपिटल लिया और रेसिप्रोकल ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई किया, तो ये तो 25 1 2 3 4 5 ये तो आपके पास एज इट इज आ गया। अगर इसमें देखें तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, टोटल एसेट्स आपको यहाँ पे 15 लाख के बताए गए हैं और 5 लाख की आउटसाइड लाइबिलिटीज बताई गई हैं, इनको माइनस करके आपके पास कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी। प्लस में हम न्यू पार्टनर का कैपिटल ले लेते हैं जो कि 5 लाख का है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 15 लाख का अमाउंट ही है आपके पास निकल के आ गया। हमेशा आपका टोटल कैपिटल ज़्यादा आना चाहिए और एडजस्टेड कैपिटल कम आना चाहिए, ताकि माइनस करके पॉजिटिव आंसर आए और आप गुडविल की वैल्यू निकाल सको। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आपने कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ की हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, तो अगर हम यहाँ पे निकालें तो 25 लाख माइनस में आप यहाँ पे 15 लाख कर दोगे तो 10 लाख की वैल्यू आपके पास यहाँ निकल के आ गई गुडविल ऑफ फर्म की। अब बात करते हैं कि अजय का शेयर कितना होगा, तो आप 10 लाख लिखिए और इसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दीजिए जो कि 1/5 है, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, 2 लाख की आ गई। तो इसको कितना लाना चाहिए था, 2 लाख लाना चाहिए था। अगेन वही बात, वो नहीं लेके आया है। देखो स्टूडेंट, मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला होता ना तो हम उससे रिलेटेड जर्नल एंट्री ही नहीं करते, तो स्टूडेंट वो बहुत गलत है। ये तो एक तरीके से हम सिर्फ वर्किंग नोट बना रहे हैं, उन्होंने तो हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि आप हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज दो, ठीक है ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मेन मार्क्स तो जर्नल एंट्रीज के होंगे, हालांकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गलत है तो आपकी जर्नल एंट्रीज भी तो गलत है ना, बेस तो यही है, बट वो वाली भी करनी है, याद रखना है, क्वेश्चन में नहीं बोला होगा। अब देखो आसिन और श्रेया, इनके कैपिटल का बैलेंसेज प्रॉफिट एंड लॉसेस का हमें नहीं पता है, तो हम 1:1 ले लेंगे, और अतुल का जो शेयर है वो हमें 1/5 तो बताया गया है। तो यही अगर इनका ओल्ड रेशियो अगर हम मान रहे हैं कि, तो क्या हमें कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो बाय डिफॉल्ट यही हो गया, तो यही इनका सेक्रीफाइसिंग भी हो गया और यही इनका ओल्ड रेशियो भी हो गया, दोनों यही है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली एंट्री में क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय कैपिटल अकाउंट, कितना लाया है, 5 लाख लेके आया है ना, तो वो डाल दो। तो बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय अजय, इतना तो हो गया, एसेट भी बढ़ा लाइबिलिटी भी बढ़ी। सेकंड में क्या हुआ, अजय का करंट अकाउंट आ गया, तो कि वो प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश नहीं लाया, उसका करंट अकाउंट डेबिट हो गया, कम हो गया, हम उधर से ले लेंगे और किस किस को दे देंगे, एक आसिफ को दे देंगे और एक श्रेया को दे देंगे, क्योंकि दोनों पार्टनर ही सेक्रीफाइसिंग है, ठीक है। तो देखो 2 लाख उसका शेयर बन रहा था, अभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है, तो ये भी इक्वल ही है, तो 1 लाख यहाँ आ गया और 1 लाख ही यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बीइंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 में 1। चलिए 40th क्वेश्चन देखिए, दिशा एंड दिव्या आर पार्टनर। चलिए स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। इसमें बोला गया है कि अरुण और विजय पार्टनर्स है फर्म में और प्रॉफिट और लॉस को 3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। मशीनरी की वैल्यू हमें बैलेंस शीट में 2 लाख रुपीज़ की बता रखी है। वो कह रहे हैं कि अगर वैल्यू ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट में 33 1/3% से ओवर वैल्यूड है, ठीक है, तो आप हमें ये बता दो कि अगर मुझे अपनी न्यू बैलेंस शीट में वैल्यू दिखानी है तो मैं क्या करेक्ट वैल्यू मशीनरी की शो कर सकती हूँ। तो देखो आप क्या करो, ये ना फ्रैक्शन को देके कंफ्यूज मत हो। मान लो कि अगर बोला होता 20% से ओवर वैल्यूड है, तो आप इसको नॉर्मल लेके चलिए, पहले क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन में सिंपल सी बात बोली हुई है कि ये मशीनरी की वैल्यू है, इतने % से ओवर वैल्यूड है, तो अगर अब मुझे न्यू ईयर में दिखानी है तो मैं किस वैल्यू पे शो करूँ। इतना समझ में आया। अब देखो हम क्या करेंगे, मुझे ना नहीं पता कि कितनी ओवर वैल्यूड है, क्या है करेक्ट वैल्यू भी मुझे नहीं पता, तो मैं एक सबसे आसान चीज़ करती हूँ, मैं मान लेती हूँ कि जो करेक्ट वैल्यू है, यानी कि जो ओवर वैल्यूड नहीं है और जो सही वैल्यू है मशीनरी की, वो x है, क्योंकि मेरे को
अभी कुछ भी पता तो है नहीं इन्फॉर्मेशन, तो मैंने मान लिया कि जो ओवर वैल्यूड ना होके जो बिल्कुल सही वैल्यू है मशीनरी की वो एक्स है। तो मैंने कहा कि यार वो वैल्यू तो एक्स है, बट इसको उन्होंने 33 1/3% से ओवर वैल्यूड कर रखा है। ठीक है, 33 1/3 भी किसका किया होगा, ओरिजिनल वैल्यू का ही किया होगा ना। आप इसको एक नॉर्मल फ्रैक्शन मान के चलिए, पहले भूल जाइए है इतना मुश्किल 33 1/3%, ये क्वेश्चन तो नहीं होगा। ऐसा नहीं सोचना है, सबसे आसान फ्रैक्शन यही होता है, बस इसको ना बना रखा है डरावना सा, डरना नहीं है। और इन दोनों को मिला के ही तो ओवर वैल्यूड वाली वैल्यू बन गई ना 2 लाख रुपए की, यही तो हुआ है। जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसमें ओवर वैल्यूड करके यू गॉट दिस वैल्यू, राइट। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये है मेरे पास मिक्स फ्रैक्शन, मैं इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाऊंगी। कैसे बनाते हैं, इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर देते हैं। तो 33 इंटू में 3 99 +1 आई गॉट 100/3। अब मुझे परसेंटेज हटानी है, तो हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ये चीज़ हम छोटी 8 9 क्लासेस में सीखते थे। जब हमें परसेंटेज को लाना होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड जब हमें परसेंटेज को भगाना होता है तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। इन दिस केस मुझे परसेंटेज को भगाना है तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। समझ में आया, और बाकी सब कुछ एज इट इज़ ही रहा। सॉरी 2 लाख, ओके, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब हमने क्या किया, ये 100 से 100 तो पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो देखो अल्टीमेटली बचा क्या, सिर्फ 1/3x। देखा कितना आसान था, जो ये 33 1/3 घूमा जा रहा था, ये सिर्फ क्या था, 1/3x। ठीक है, बस अब तो सिंपल आपको सॉल्व करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, इफ आई विल टेक एलसीएम हियर आई विल गेट 3x, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है ना, और यहाँ पे x एज इट इज़ आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 2 लाख। तो ये हो गया 4x/3 इज इक्वल्स टू 2 लाख। ठीक है, फिर हमने आगे क्या किया, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो देखो 4 1 ज़ा 4 एंड 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो ये 3 यहाँ पे डिवाइड में यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो 50,000 मल्टीप्लाई में 3, तो ओरिजिनल वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1,50,000 रुपये, जो कि उनको अब अपनी न्यू बैलेंस शीट में दिखानी है। समझ में आया। तो ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करा। आप बोलोगे मैम ओवर वैल्यू कितना था, मैंने कहा यार वो अभी 2 लाख की दिखा रहे हैं, बट ओरिजिनल वैल्यू भी हमने कितनी निकाली, 1,50,000, तो ओवर वैल्यू कितना है, 50,000 का। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था सिर्फ उस परसेंटेज की दिखने की वजह से। तो वो आपने कंफ्यूज नहीं होना, बस मैं यही कह रही हूँ। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, जिसमें वो कह रहे हैं कि ये 5 अलग केसेस हैं, इसमें एंट्री पास करके हमें दे दो। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है, फटाफट कर देते हैं। सबसे पहले बोला हुआ है मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 16,000 एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 14,000। सी स्टूडेंट्स, एसेट या लाइबिलिटी के बढ़ने या कम होने पे एक ही अकाउंट का यूज़ होगा, और वो है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसका मतलब ही क्या है, रीवैल्यू करना, यानी कि पहले उसकी वैल्यू कुछ थी, अब हम बदल रहे हैं, या तो बढ़ा रहे हैं या तो कम कर रहे हैं। अब देखो कैसे होगा, सबसे पहले बोलो हुआ है मशीनरी को रिड्यूस करो। तो मशीनरी क्या है, एक एसेट है, एसेट की वैल्यू कम करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो मशीनरी तो क्लियर है ना कि क्रेडिट साइड पे आएगा, इतना तो क्लियर है, तो ऑटोमेटिकली डेबिट कर दो रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो कि ये मैंने बता दिया कि एसेट की वैल्यू बढ़े या कम हो, यूज रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा, और अमाउंट भी बता रखा है कि 16,000 रुपये से कम करनी है। समझ में आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीइंग वैल्यू ऑफ मशीनरी रेड्यूस्ड, कम हो गई ना वैल्यू। नेक्स्ट में मतलब इसी के साथ, ये आप मान लीजिए इसका ए केस है, तो इसके बी केस में बोल रखा है कि बिल्डिंग की वैल्यू को बढ़ा दो। सी बिल्डिंग क्या है, एक एसेट है, और अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो वो डेबिट हो जाता है, इसलिए बिल्डिंग हो गई डेबिट, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इसका अमाउंट भी बता रखा है कि कितने से बढ़ानी है, 40,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे कि बीइंग बिल्डिंग वैल्यू इंक्रीज्ड। ओके, अब नंबर 2 केस पे चलते हैं। इसमें बोला गया प्रोविजन टू बी क्रिएटेड फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स अमाउंटिंग टू 80,000। यानी कि आपके जो डेटर्स है वो 80,000 के हैं, वो कह रहे हैं इसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट कर दो। सबसे पहले ये समझिए स्टूडेंट
प्रोविजन क्रिएट करना यानी कि एक लाइबिलिटी अकाउंट बनाना। तो ये लाइबिलिटी है ना प्रोविजन, तो लाइबिलिटी जब बनेगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो मुझे इतना क्लियर है कि जो ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है ये मेरा किस साइड आएगा, ये मेरा क्रेडिट साइड आएगा। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट आपको सबको पता है कि क्या होता है, कि हमें लगता है कि अगर उस डेटर ने हमें पैसे नहीं दिए तो हम पहले से ही थोड़ा थोड़ा प्रोविजन बना के रखते हैं, ठीक है। एक सर्टेन, मान लो उसने 80,000 रुपये देने थे, तो फर्म को डाउट आ रहा है कि ये 5% पैसे यानी कि 80,000 का 5% 4,000 रुपये नहीं दे पाएगा, तो मैंने उतने का प्रोविजन बना लिया। समझ में आया। तो ये प्रोविजन, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये सारी चीज़ें जो कि हम इसी में बनाते हैं कि फ्यूचर में हमें लॉस कम हो, तो उसी को हमेशा लाइबिलिटी साइड पे ही शो किया जाता है, क्योंकि हमारे लाइबिलिटी अकाउंट्स होते हैं। तो इसीलिए लाइबिलिटी अकाउंट को मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा, तो ऑटोमेटिकली डेबिट साइड पे क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट आ जाएगा। समझ में आई ये चीज़। तो अब कितना बनाना है, 80,000 के डेटर्स हैं, वो कह रहे हैं सिर्फ उसका 5% यानी कि 4,000 रुपये, ठीक है। तो देखो नरेशन भी बन गई कि बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड ऑन डेटर्स। नेक्स्ट में बोला हुआ है फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50,000 की है उसे 40% से कम करिए। अब एक एसेट है और मुझे उसे कम करना है, तो एसेट को कम करने के लिए मैं क्रेडिट करूँगी, तो ऑटोमेटिकली डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। पहले तो मैं ये लिख लूँ ना कि डेबिट और क्रेडिट क्या हो रहा है, फिर अमाउंट की बात कर लेंगे, राइट। तो अब अमाउंट की बात मैं क्या करूँ, भाई 50,000 का है और वो कितने से रिड्यूस करना चाहते हैं उसको, 40% से। तो 50,000 का 40% कितना हुआ स्टूडेंट्स, 20,000 ना। तो 20,000 से दे वांट कि फर्नीचर की वैल्यू कम हो जाए, हमने कर दी। तो यही लिख दो कि बीइंग फर्नीचर वैल्यू डिक्रीज ही तो करे है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में बोल रहे हैं कि जो फर्नीचर है जिसकी बुक वैल्यू 50,000 रुपीज़ की है उसे रिड्यूस कर दो टू 40%। देखो कितना फ़र्क है ना, रिड्यूस्ड बाय 40%, रिड्यूस्ड टू 40%। बाय मतलब उतने से कर दो और टू मतलब उतने तक कर दो। समझ में आया फ़र्क, बाय मतलब उतने से कम कर दो, तो हमने उतने से कम कर दिया, एंड टू मतलब उतने तक कम कर दो, यानी कि उसकी वैल्यू जो कि अभी 100% है, मैंने अभी समझाया था कि हर एक एसेट की वैल्यू, किसी भी चीज़ की वैल्यू हम बेस हमेशा 100 नहीं मानते। वो कह रहे हैं अभी जो वो 100% है ना जो उसकी वैल्यू, उसको 40% पे ले आओ, 40% पे ले आओ, यानी कम कितना करना है, 60%। देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था ये, मेरे को बहुत पसंद आया, क्योंकि आप एग्जाम में यही गलती करेंगे। हम लोग क्या करते हैं जल्दीबाजी में ना, दो जो ये लेटर का वर्ड है ऑफ और टू, इस पर ध्यान ही नहीं देंगे, ये मत करना। बहुत क्लियरली कह रहे हैं कि जो फर्नीचर जिसकी वैल्यू 50,000 की, जो कि मैंने कहा हम हमेशा बेस 100% ही मान के चलते हैं, उसको वो कह रहे हैं सीधा 40% पे ले आओ, यानी कि कम कितना करना पड़ेगा, 60%। तो ऑफ और टू का, बाय का, ये बहुत ध्यान रखना है। फिलहाल टू था तो मुझे समझ आ गया, मुझे यहाँ पे 60% से कम करना है, तो कम तो करना है ना। तो एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट, और मैंने अपने एसेट को कम कर दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उन्होंने कहा है कि डायरेक्टली अपने एसेट को 40% पे ले आओ, तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरा 50,000 का एसेट है ना उसको मैं 40% पे ले आऊँ। 40% यानी कि 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि मैं उसको 20,000 पे ले आऊँ। 50,000 के एसेट को वो चाहते हैं कि 20,000 पे ले आओ, तो कम कितना करवाना चाहते हैं हमसे, 30,000। समझ में आया, कम कितना करवाना चाहते हैं, कह रहे हैं 60% कम कर दो ताकि वो एसेट अपनी 40% वैल्यू पे पहुंच जाए। तो ये ध्यान रखना, बाय और टू से ये दोनों क्वेश्चन अलग हो गए, क्योंकि अभी तक ये करने से पहले बहुत बच्चों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि दो अलग अलग दे क्यों रखे हैं, तो शायद अब वो चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो बस ये इन दोनों लेटर का ध्यान रखना है। देखो बाय मतलब उतने से और टू मतलब उतने पे पहुंचा दो, ठीक है। चलिए 42 क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें भी हमसे एंट्रीज ही मांग रखी है, तो हम फटाफट से अपनी एंट्रीज करते हुए चलेंगे इस क्वेश्चन में भी। ओके, सबसे पहले बोला हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ऑफ 20,000 आर टू बी अकाउंटेड। कोई दिक्कत नहीं है, कोई पहले ऐसी इन्वेस्टमेंट थी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं था, अब पता लग गया है, तो या ये कह लो कि वो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखी थी, अब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं। भाई है तो एसेट ना, और हमारा एसेट बढ़ जाएगा, तो एसेट बढ़ाने के लिए क्या करा जाता है, एसेट को डेबिट, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को कर दिया डेबिट, तो ऑटोमेटिकली क्रेडिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। क्या अमाउंट बता रखा है, यस 20,000 बता रखा है, तो आप नरेशन में भी यही लिखेंगे
कि बीइंग अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट अकाउंटेड। ओके, अब हमने उसकी एंट्री कर दी, यानी कि अभी हमारे जर्नल से लेजर, लेजर से मतलब जैसे भी जैसे मूव होता है उस तरीके से मूव होकर हमारे बैलेंस शीट तक ये इन्वेस्टमेंट पहुंच जाएगी। नेक्स्ट बोला हुआ है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो ठीक है, अब लाइबिलिटी का पता लग गया, तो लाइबिलिटी तो क्रेडिट होती है, तो इसीलिए डेबिट क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और लाइबिलिटी जो है मेरी, जो कि क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स, बेसिकली क्रेडिटर्स ही तो हो गए ना स्टूडेंट, सप्लायर को पैसा देना है, क्रेडिटर बन गए हमारे, कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे ये लिख दोगे सेम वही, बीइंग अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी अकाउंटेड। चलिए लास्ट में क्या बोला हुआ है कि एन आइटम ऑफ 1600 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हैंस शुड बी रिटर्न बैक। मतलब कि 1600 रुपये जो कि हमने अपने सन्ड्री क्रेडिटर्स में दिखा रखे थे कि 1600 रुपये मुझे अपने क्रेडिटर्स को देने हैं ना, वो अब वो लोग मेरे से मांगने नहीं आने वाले, तो मेरे लिए तो फ़ायदा हो गया ना यार, मुझे किसी को पैसा देना था और मुझे पता लग गया कि वो पर्सन मेरे से पैसा मांगने नहीं आने वाला है वो वाला, तो मेरा फ़ायदा हुआ है यहाँ पे, मेरी लाइबिलिटी कम हो गई है। तो लाइबिलिटी कम करने के लिए उसको डेबिट किया जाता है। ठीक है, और हमेशा जब ये एसेट या लाइबिलिटी डेबिट हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट भी बता रखा है 1600 रुपये का। समझा करो क्वेश्चन को, बहुत ही आसान होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि बीइंग क्रेडिटर्स रिटर्न ऑफ, क्योंकि वो अब हमसे पैसे मांगने नहीं आने वाले, तो जितने वो पैसे हमसे नहीं मांगने आने वाले थे उतना हमने उनको राइट ऑफ कर दिया। ठीक है, सो डैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल then please like, share and subscribe my channel.